नमस्कार, रिकवरी का एक्शन प्लान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो जैसा आप जानते हैं कि सीएनबीसी आवाज पर इस वक्त हम एक खास सीरीज चला रहे हैं, रिकवरी का एक्शन प्लान। मतलब अब हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं, रिकवरी मोड में है। कोरोना से चुनौती जारी है, लड़ाई जारी है, लेकिन अब हमने अपने आप को चलायमान करना शुरू कर दिया है, यानी अपने काम धंधों पर हम लग गए हैं उससे मुकाबला करते हुए। तो अब अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कहानी निकल कर आ रही है, लेकिन मेरे साथ आप देख रहे हैं रियल एस्टेट में किस तरह के रिकवरीज देखने को मिल रही है या क्या कुछ हो रहा है। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की, आपके घरों की, लेकिन आज हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट की, क्योंकि ये भी आपकी जिंदगी का उतना ही बड़ा हिस्सा है। जिन ऑफिसेज में आप जाते हैं, और इन दिनों शायद आप नहीं भी जा रहे हैं क्योंकि आप तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे सेक्टर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, कमर्शियल रियल एस्टेट की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, उस पर आज होगी बातचीत। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस खास सीरीज के लिए दो खास मेहमान अपने लिए बुलाए हैं, आपके लिए बुलाए हैं इनफैक्ट। तो आज फिर हमारे साथ है, स्वागत कीजिए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद है गुलाम जिया साहब, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और साथ में है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसिस फोरास। कल मैंने आप दोनों को, इन दोनों का ही विस्तार से दिया था परिचय, लेकिन आज इतना ही काफी क्योंकि आप इन दोनों को भली भांति जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये बात है कमर्शियल रियल एस्टेट की। आपने अगर हमारे पुराने प्रोग्राम्स देखे हैं या लास्ट ईयर में हमने बहुत सारी बातें की थी, तो बार बार आपने हमारे मुंह से ये सुना होगा, बातचीत में सुना होगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, ऑफिस रियल एस्टेट के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड ईयर रहा। 2019 इतना शानदार साल, जब इतनी ज्यादा लीजिंग हुई, इतना कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन अब इस कोरोना को आना था और गड़बड़ करना था, तो वो गड़बड़ हो गई है। लेकिन अब यहां से क्या तस्वीर बनेगी? क्या कोरोना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है या कुछ वक्त के लिए खेल बिगड़ा है? आगे क्योंकि इसके फंडामेंटल मजबूत है तो फिर से बात बदल जाएगी। और ये जो भाई नई चीज आ गई है वर्क फ्रॉम होम, इसका इस पर कितना इंपैक्ट आएगा? तो जी साहब, आपके यहां से तो बाकायदा इस पर पूरी रिपोर्ट भी निकली थी। क्या लगता है आपको कि जितनी शान से ये सेक्टर चल रहा था कमर्शियल रियल एस्टेट का, और कोरोना ने इसको जो झटका दे दिया, जो लोगों को घर पे ले गया है, वर्क फ्रॉम होम करा दिया है, क्या ये इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा? कम से कम ये 2020 की हम बात करें। जी बिल्कुल। और आपने दरअसल मेरे लिए कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं, क्योंकि दरअसल होना तो शायद ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है। 2020 चूंकि आपने कहा है, 2020 में इम्पैक्ट तो बहुत गहरा पड़ना है, बहुत गहरा असर 2020 ऑफिस मार्केट पर छोड़ जाएगा। 2021 और 2022 में फिर से मार्केट उभरती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है। पिछले कई समय में हमने हमारे ओवरऑल सिस्टम्स इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो अब इकोनॉमी को बाउंस बैक करने से, शायद अगर कोविड नहीं होता तो और कोई चीज हमें इकोनॉमी बाउंस बैक करने से रोक नहीं सकती थी। कोविड आया है, कोविड चला भी जाएगा, ये एक डिसरप्शन है, कुछ समय के लिए रहेगा। उसके बाद जब हम कोविड पार, जब हम दोबारा उभरेंगे, तो लाइक अ फीनिक्स हमारा जो हमारी उठान, जो हमारी उड़ान होने वाली है, उस चीज को देखते हुए मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ऑफिस मार्केट पे जो बादल छाए हैं, ये मोमेंटरी हैं, ये वक्त के लिए है। शायद 2020 में आपको तकलीफ होगी, 2021 के आगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक चीज जो सवाल उठाई है वर्क फ्रॉम होम की, वर्क फ्रॉम होम अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। वर्क फ्रॉम होम ये नहीं कहता कि कल से सारे दफातर बंद हो जाएंगे, सारे ऑफिस को ताला लग जाएगा। वर्क फ्रॉम होम आपको केवल इसलिए कोविड के कारण करना पड़ रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जब तक कि हमें वैक्सीन नहीं मिलता कोविड का, तब तक कि सोशल डिस्टेंसिंग में हमें रहना पड़ेगा। तो जब जब भी ऑफिस खुलते हैं, पहली चीज तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ऑफिस रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपके बैलेंस शीट्स, आपके पीएनएल, प्रॉफिट्स लॉसेस वगैरह को देखते हुए अगर आपने कुछ रियल एस्टेट कुछ समय के लिए छोड़ा भी होगा, तो दोबारा मार्केट और रेवेन्यूज और प्रॉफिट पीएनएल इंप्रूव होते हुए आपको दोबारा इन दफ्तरों की, इन ऑफिसेस की जरूरत होने वाली है। तो ओवरऑल ये एक डिसरप्शन है, मोमेंटरी है, 6 महीने चले, साल भर चले, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक होते होते कमर्शियल रियल एस्टेट को बाउंस बैक होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। तो गुलाम जिया साहब, लेकिन यहाँ पर एक बात और लग रही कि कई बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों से हम ये सुन रहे हैं, चाहे उसमें बड़े बैंक शामिल हों, सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, कि वो अब अपने लगभग सभी वर्टिकल्स में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देंगे। लगभग सभी वर्टिकल्स में वो कोशिश करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम आगे बढ़े, एक परसेंटेज ऑफ, सर्टेन परसेंटेज ऑफ उनका जो वर्कफोर्स है वो घर से काम करे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, या आप ये कहेंगे कि नहीं, वो जितना
उन्हें लेना है वो तो लेंगे, लेकिन ठीक है, वो एक अल्टरनेट व्यवस्था अपने साथ चलाएंगे ताकि जैसी परिस्थिति में आज हम हैं, कभी ये लंबी चल जाए या आगे कुछ और आ जाए, तो उसके लिए उनके पास एक सिस्टम तैयार हो। बिल्कुल सही बात है आप जो कह रहे हैं। जो आपने अगला आपका जो आखिरी हाफ स्टेटमेंट का रहा है, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो सिचुएशन, जो परिस्थिति आई है, इसमें कुछ कंपनीज के रिएक्शंस आए हैं सामने, लेकिन हमने काफी इन डेप्थ रिसर्च भी कर रखा है, जिसमें इन कंपनीज के बैलेंस शीट्स को, पीएनएल्स को हमने परखा, उनके एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को परखा, वो किस तरह के कारोबार में, किस तरह के, स्पेशली चूंकि टेक्नोलॉजी कंपनी सबसे आगे हैं ऑफिस ऑक्यूपेशन में, हमने इनका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया है। और हमें एक चीज जो बहुत ही क्लियरली साफ दिखाई दे रही है कि आपको बमुश्किल बमुश्किल 1500 से 2000 रुपए पर एम्प्लॉय के आसपास कॉस्ट सेविंग होती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। तो क्या ये इतना बड़ा कॉस्ट है कि जिसके लिए आप इतने सारे चैलेंजेस भुगतोगे? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं अपने घर बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको ये भी तो समझना है ना कि ये घर मेरा पर्सनल एसेट है। इसमें आज मेरा ऑफिस घुसा चला आया है, आज आज मेरे मकान को मेरा ऑफिस यूज कर रहा है, तो आज चाहे मैं खामोश रहूं, हो सकता है आज से 3-4 महीने बाद मैं अपने 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 ऑफिस से, अपने बॉस से ये कहने लगूं कि चूंकि आप मेरा रियल एस्टेट यूज कर रहे हो तो उसके लिए मुझे कॉम्पेंसेट कीजिए। बात बनती है। और इस तरह की कई सारी चीजें हैं। जब उनके क्लाइंट्स है, जब क्लाइंट्स को, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाइंट्स को पता लगेगा कि इन्होंने एक एक एक्स अमाउंट सेव किया है वर्क फ्रॉम होम से, तो वो भी उसमें से अपना शेयर मांगेंगे। तो ओवरऑल ये सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करते ही आपके प्रॉफिट्स के अंबार लग जाएंगे, आप दौलतों के पहाड़ खड़े कर लोगे, ऐसा नहीं है। इसको भी पूरी तरह से समझना जरूरी है। इनिशियली चंद एक दिनों में कुछ एक नी जर्क रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं शूटिंग ऑफ द हिप काइंड ऑफ इन्वायरमेंट था, जहां पर लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा बून है ऑफिस ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, तो ये अंदाजा हो रहा है कि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और उस सबके दरमियान एक और चीज है, जो हमारी कंपनी कल्चर, हर कंपनी आज कहती है हमारी कंपनी का फला कल्चर है, फला कल्चर है। अगर हमारे सारे एम्प्लॉयज अपने अपने घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो उतने ही मल्टीपल कल्चर हमारे सबके उभर रहे हैं। तो कहाँ आपका एक कल्चर जिसकी आप करते थे, वो कहाँ बाकी रहा? तो अगर आपको अपनी कंपनी की साख, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग, कल्चर बनाए रखना है, तो वर्क फ्रॉम होम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, पंकज साहब, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम इच्छा से तो नहीं आया, अब एक मजबूरी का हिस्सा बना, जहां पर सबको घर पे रहना जरूरी है। हम ये भी नहीं जानते कि अभी आगे के हालात क्या होंगे। वैसे हम अब लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कोरोना से मुक्त हो गए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी ये फिलहाल कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल है, और जब तक ये चल रहा है तब तक वर्क फ्रॉम होम भी एक हद तक जारी रहेगा। तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात करें, तो क्या ये मान सकते हैं कि जो कमर्शियल रेंटल्स थे वो नीचे की तरफ रहेंगे? हो सकता है कि बहुत सारे स्पेस, बहुत सारी कंपनियां खाली भी करें, बहुत सारी कंपनियां विलिंग रहें कि भाई अब मैं इससे ज्यादा एक्सपांड नहीं करूंगा। तो ओवरऑल एक जो इम्पैक्ट है कमर्शियल रियल एस्टेट जो एकदम बूम पर था, वो अब काफी डाउन अंडर या तकलीफ में आए। देखिए, कमर्शियल रियल एस्टेट मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ चलता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी आपकी सर्ज हो रही है, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट अच्छे चल रहे हैं, तो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो है आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। क्योंकि अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए, हमारा ज़्यादातर ऑफिस ऑक्यूपेंसी जो है वो आईटी है और बीएफएसआई सेक्टर्स है और इंश्योरेंस सेक्टर्स है। ये सारे सेक्टर्स की जो पूरी भी कनेक्टिविटी है वो अब यूएस और यूरोपियन मार्केट पे है। अगर आप 2008 की भी बात कर दीजिए, जब लेमन मेल्टडाउन हुआ था, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर हुआ था। जबकि इंडिया के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी आ गई थी। 2009 से ही रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए थे, लेकिन 2008 से लेके 2011-12 तक एक भी नया कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोडक्ट और लॉन्च मार्केट में नहीं हुआ। और उस वक्त 2008 से लेके 2009 तक आते आते कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो रेंटल्स थे वो करीब 30 से 40% अक्रॉस प्लेसेस बढ़ गए। चाहे आप चेन्नई की बात कर लीजिए, चाहे आप लोअर परेल की बात कर लीजिए, जहाँ पे 220 रुपए रेंटल चल रहा था, वो 80-85 रुपए के रेंटल के ऊपर बढ़ा। क्योंकि कारण ये है कि जो ज्यादातर हमारा जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं। जब उधर की ओर डिप्रेशन होता है तो ऑफिस की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देख लीजिए, जो हमारा सर्ज था
वो 2012 से 14-15 तक ई कॉमर्स ड्रिवन था, और उसके बाद अगर आप देख लीजिए थोड़ा आईटी का भी ग्रोथ हुआ, और साथ में उसके साथ साथ को वर्किंग स्पेसेस और ये सारे सेगमेंट थे, इनकी तरफ से जो एब्जॉर्प्शन बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म पीरियड पे, अगर ये लॉकडाउन जितना प्रोलॉन्ग होता चला जाता है, वैसे वैसे कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट होगा, और जहां पे उनका रेवेन्यू कम होना चालू हो जाता है तो वो कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं। अगर आप एक आईटी कंपनी की बात कर लीजिए, तो दे वर्क ऑन अराउंड 25% मार्जिन, और उसमें से 50-55% जो कॉस्ट होती है वो ह्यूमन कॉस्ट होती है। और उसके बाद द मोमेंट दे स्टार्ट लुकिंग एट रिड्यूसिंग देयर मैन पावर कॉस्ट, तो ऑफिस का एब्जॉर्प्शन कम होना चालू हो जाता है। मेरा भी एक असेसमेंट रहा, मैंने भी कई जगह पे बात की है। कई सारी कंपनियां हैं, आईटी कंपनीज हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं कि जो कैटर करती थी ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ब्रिक एंड रिटेल, मोटर्स एंड अदर, क्योंकि ग्लोबली सप्लाई चेन कंप्लीटली लॉकडाउन थी, बहुत सारी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, सप्लाई चेन में कंप्लीट स्टॉपेज आ गया था। उन्होंने ऑपरेटिव लेवल पे करीब 6 से 8 महीने के लेवल पे पहुंच गए हैं। सैलरी वहां पे कट होनी चालू हो गई। तो एक 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 जब माहौल इस तरीके का आ जाता है जहां पे आप हर तरफ कॉस्ट का रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप रियल एस्टेट का भी कॉस्ट का रैशनलाइजेशन करते हैं। कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने डेस्कटॉप लोगों के घर पे भेज दी है। एक मजबूरी भी है। आज आपको हम अपनी खुद की बात करते हैं, 8 तारीख से 10% के ऊपर जो है 10% एम्प्लॉयज के साथ ऑफिस ओपन करने की बात कर दी है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है ऑफिस ओपन करना, क्योंकि आपको वो जो हाइजीन पैटर्न्स मेंटेन करना है, आपको ये भी बताना है कि आप कहीं इंस्ट्रूमेंटल ना हो कि किसी और को आपकी वजह से हो जाए, एक बड़ी डिफिकल्टीज होती है। तो एक एक पर्सपेक्टिव है कि कंपनीज आज बाउंड है कॉस्ट रिडक्शन की। दूसरी बात है, जो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट था रियल एस्टेट मार्केट का, कि हम डेंसिटी की वजह से प्राइस बढ़ता था, और डेंसिटी एक कर्स बन गई है और ये स्प्रेड आउट हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पेंडेमिक हैज reopened, it has made people realize they can allow people to work from home and they can attain certain level of जी। efficiency, so some level पे ये मैनेज करेंगे। दूसरी बात है, it has also opened an area of this economy. You will see lot of time the companies will spread out their jobs from few cities to the smaller cities, so this will probably be bringing a spatial diffusions of the job. पहले क्या होता था, माइग्रेशन की वजह माइग्रेशन होते थे क्योंकि आदमी वहां आता था जहां जॉब्स हैं। Pandemic has taught to the world that the jobs can move to the places where the people are. So it is going to change the behavior, the way the city's constitution नहीं, used आप to be, the behavior of जी। the cities. So my own sense commercial के ऊपर बहुत बड़ा impact होने वाला है, short term as well as long term. चलिए, तो यहाँ पर गुलाम जी, ऐसा पंकज कपूर साहब का जो व्यू है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है, और इनफैक्ट आपने भी जो बात कही उसमें ये तो साफ था कि शॉर्ट टर्म में वो रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके व्यूज थोड़े से अलग है। आप बाजार में काफी सारे व्यूज चल रहे हैं। एक व्यू ये भी है कि आपको लोगों को बुलाना होगा, और चूंकि आपको थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी, तो आपको ज्यादा बड़ी जगह लगेगी। दूसरी तरफ वर्क फ्रॉम होम की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अपने दूसरे शोज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो ऑफिस प्रोवाइड करती हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ऑन एयर भी ये बात मानी कि हाँ, हमको बहुत कॉस्ट रिडक्शन के लिए या किराए कम करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, और ये भी है कि शायद जो रेंट्स है वो थोड़े डिफर्ड हो जाए। लेकिन अब इसमें यही देखना होगा कि ये कब तक, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, या आज जो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है कंपनीज के ऊपर, वो रिकवर करने में उनको कितना वक्त लगेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मैंने कहा था कि अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म को लेके काफी बुलिश हूं, तो उसका कारण ये है कि हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है लार्जली। पंकज जी सही कह रहे हैं कि जहां तक ऑफिस का सवाल है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी जो उमूमन अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम खुद आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हम खुद इतने बड़े कंजम्पशन इकोनॉमी है कि हम काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर, जिसकी आजकल हर जगह बात हो रही है। काफी हद तक हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जैसे आगे बात बढ़ रही है, जैसे बाउंस बैक ऑन इकोनॉमी की बात हो रही है,
तो जैसे अगर इकोनॉमी हमारी शूट अप होना शुरू होती है और उसको भी लेके कई सारे एक्सपर्ट जो अलग अलग लोग हैं, उन्होंने इकोनॉमी बाउंस बैक होने की Q3 और Q4 से ऑलरेडी बात शुरू हो चुकी है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, इकोनॉमी बाउंस बैक हो रही है, अगर हम इस assumption को मान लेते हैं, तो क्या कारण है कि ऑफिस सेक्टर उसका फायदा नहीं उठाएगा? और यही एक रीजन है जिसके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में ऑफिस को फैलते हुए, ऑफिस की ग्रोथ होते हुए कोई नहीं रोक सकता। अब अगर यही हमें डिस्कस करना है, डिबेट आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस बात की रह जाती है कि बाउंस बैक, इकोनॉमी को बाउंस बैक करने के लिए कितना समय दरकार है। बस वही एक चीज है जिसपे शायद आपका और मेरा व्यू डिफर करेगा, लेकिन मैं इस बात पर पुरजोर बिलीव रखता हूँ कि जैसे ही इकोनॉमी सुधरेगी, कमर्शियल रियल एस्टेट को सुधरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी मान रहे हैं कि शायद अगले साल भर में वैक्सीन भी चला आए। तो अगर वर्क फ्रॉम होम का कारण सिर्फ कोविड था, तो शायद अगले चंद क्वार्टर्स में हम उस कोविड के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके होंगे। तो उसके बाद क्या रीजन बचेगा हमें, और क्या एक्सक्यूज बचेगा ये कहने के लिए कि कमर्शियल रियल एस्टेट आपत्ति में बनी रहेगी? मुझे नहीं लगता इसके बाद हमारे पास कोई और रीजन है हमारे खुद की कैपेबिलिटीज को डाउट करने का। मैं ये मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और उसका इम्पैक्ट कमर्शियल रियल एस्टेट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। पंकज साहब, आप कोविड में जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक था, अब स्टॉक के बारे में आप ही हमें यहाँ से ज़्यादा जानकारी देंगे। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही हैवी इन्वेंट्री की बात की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, लेकिन क्या कमर्शियल रियल एस्टेट में भी वैसी ही स्थिति है? क्योंकि अब इस दौरान तो काम भी नहीं हो रहा है, आगे भी काम का जो स्पीड है, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होने वाला है। मींस नई सप्लाई में भी दिक्कत रहेगी आने में। तो वो जो मिसमैच है उसकी वजह से क्या भाव या रेंटल्स तब भी उतने नीचे नहीं जाएंगे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भले ही हम मिड टर्म शॉर्ट टर्म किसी की भी बात कर लें? देखिए, मुझे नहीं लगता न्यू लॉन्चेस ज्यादा आएंगे। करीब 165 मिलियन स्क्वायर फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई था, वो शायद मुझे नहीं लगता कि बिल्डर्स आगे बढ़ करके उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। जो आपकी रेडी स्टॉक था उसमें करीब 86 मिलियन की जो है अक्रॉस 8 सिटीज में इतनी इन्वेंट्री थी। और ये अगर जिस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ा, और अगर हमने एक असेसमेंट भी किया था कि अगर ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट सितंबर तक चलता है, तो ये वैकेंसी जो है वो 12% है, जो आज के दिन वो बढ़ के 32% तक होने की उम्मीद है, क्योंकि कई सारी कंपनियां जो हैं वो वैकेट करेंगे। लेकिन अगर आज के लेवल पे भी रखिए, तो अगर हम 12% से बढ़ करके 20% के ऊपर होते हैं, तो हमारा आज का वैकेंसी लेवल है वो डबल हो जाता है। तो अगर डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि और इंक्रीमेंटल न्यू एब्जॉर्प्शंस मुझे होता नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए, तो हर साल जो है वो हम 35 से 40 मिलियन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन करते हैं। आज की एग्जिस्टिंग रेडी इन्वेंट्री 86 मिलियन है, अंडर कंस्ट्रक्शन 165 मिलियन है, और उसके बाद अगर कुछ ऑफिस वैकेट हो जाते हैं इस पीरियड में, और ये वैकेंसी 12% से बढ़ के 20% पे हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये इसकी रिकवरी आने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे। क्योंकि अगर आप वैसे ही देख लीजिए, तो आपके पास 2 से 3 साल की इन्वेंट्री आज भी पड़ी हुई है। अगर न्यू लॉन्चेस, मुझे लगता है अगर वो कर्टेल हो जाते हैं इसके बावजूद, तो हर एक एंगल पे मैं देखता हूँ कि हम ये सोचें कि इमीडिएटली वी शेप रिकवरी आ जाएगी। आपका सितंबर में सारी चीज चालू हो गई तो आपके न्यू एब्जॉर्प्शंस होने चालू हो जाएंगे, मुझे अनलाइकली लग रहा है। क्योंकि इसमें हमने वो नहीं रखा है कि जहां कंपनीज आज ये भी सोचने लगी हैं कि 20 से 25% स्टॉक शायद और एम्प्लॉय को वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे। हर एक कंपनी की बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आया है। सब लोग जो है कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे, तो हो सकता है कि स्पेस का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, लेकिन आपके रेंटल कम हो जाएंगे, तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो पैसा कमर्शियल रियल एस्टेट ऑफिस बना रहा था, वो उतना बना पाएगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद? मुझे इस पे एक क्वेश्चन मार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट। तो पंकज कपूर साहब का कहना है कि जो अभी हालात हैं उससे एग्जैक्टली जैसे हम जो 2019 में जिसे छोड़ के आगे बढ़े थे वहां तक पहुंचने में अब तमाम फैक्टर्स को गिन लीजिए, चाहे उसमें वर्क फ्रॉम होम जैसी बात आ जाए, कंपनियों की अपनी आर्थिक स्थिति आ जाए, उनकी रिकवरी आ जाए, कंस्ट्रक्शन आ जाए, नई सप्लाईज आ जाए, 2 से 3 साल तक का वक्त लग सकता है। गुलाम साहब, आपका एस्टिमेट क्या कहेगा?
नहीं, मैं इस चीज में पंकज जी से सहमत हूँ। शायद मैं थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, मुझे लगता है शायद उससे जल्दी, उससे पहले हो। लेकिन बात तो है कि इस चीज को बाउंस बैक होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके लिए 1.5-2 साल लग जाए या 2.5-3 साल लग जाए। शायद मैं 2-2.5 साल के आसपास इस आंकड़े को रखूं, जिसको पंकज जी 3-3.5 साल बता रहे हैं। इसलिए कि शायद मेरा लेवल ऑफ एक्सुबरेंस शायद थोड़ा ज्यादा है, और उस चीज के सहारे मैं कहना चाहूंगा कि ये इसे बाउंस बैक होते बहुत जल्दी देख रहा हूं मैं। राइट तो पंकज साहब, एक और चीज है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कमर्शियल रियल स्पेस की, और हमने हाल ही में देखा कि जिस तरह से कई सारे स्टार्टअप्स आए और कोवर्किंग स्पेसेस की बड़ी डिमांड आई, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसमें, ऑलमोस्ट बड़े बड़े क्लाइंट्स उन्हें मिले, टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी वो मॉडल अपनाया। क्या वहां पर भी एक बड़ा इंपैक्ट आते देखेंगे? क्योंकि ये इनमें जितनी भी कंपनियां डील करती हैं वो ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां, और उनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड या बैक सपोर्ट होता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने कोविड से पहले ही असेसमेंट किया था कि ये जो है ना एक होटल इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, जहाँ पे इनकी ऑक्यूपेंसी लेवल अगर 70-75% से ऊपर नहीं है तब तक इनके बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। और क्योंकि ये स्टार्टअप है, इनके फंडिंग मिली हुई है, तो जब तक मनी बर्न कर रहे हैं तब तक दे कैन एंजॉय एंड दे कैन कंटिन्यू होल्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग द ऑफिस स्पेसेस। और अगर आप बहुत कायदे से एनालाइज कर लीजिए, पिछले 2 साल का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसमें 25 से 30% एब्जॉर्प्शन कोवर्किंग स्पेसेस की वजह से हुआ था। तो और यहाँ पे जो है ये इम्पैक्ट आ गया, और कई सारी कंपनियां बीच में अडॉप्ट भी कर रही थी कोवर्किंग स्पेसेस में जाने के लिए, क्योंकि आपको कम चीपर रेंटल मिलते थे। तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग योर ऑफिस, मेनी कंपनी अडॉप्टेड टू मूविंग इनटू स्मॉलर और कोवर्किंग स्पेसेस। लेकिन अब ये जो है क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वहां पे, क्योंकि ये क्लोज क्लस्टर है, आपको सब तरफ से लोग बाग आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के एम्प्लॉय एक छत के नीचे साथ में काम करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है कि नहीं मेंटेन होती है, हाइजीन के वो जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कंपनियां और एम्प्लॉय इच्छुक होंगे वहां पे उस इन्वायरमेंट में जाकर के और इतने सिक्योर फील करेंगे। और ये इस कोवर्किंग स्पेसेस पे जरूर मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि राइट तो क्योंकि सर अब समय मेरा समाप्त हो रहा है, लेकिन हाँ आपने अपनी बात रख दी कि कोवर्किंग स्पेसेस के लिए भी टाइम अब ये इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किलात होगी, और शायद जो हम एक स्टैंडर्ड कमर्शियल रियल एस्टेट देखते हैं उससे ज्यादा दिक्कतें यहां देखने को मिल सकती है। बहरहाल अंडरलाइन करें तो यही कि दिक्कतें तो हैं, तकलीफें हैं। अब ये समय जिससे हम गुजर रहे हैं ये कब बदलेगा, किस स्वरूप में बदलेगा, आगे क्या हालात बनेंगे, लेकिन अगर जैसा हम सोच रहे हैं तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट एक बात पे तो मान रहे हैं कि करीब करीब 2 से 2.5 साल, थोड़ा उससे ज्यादा थोड़ा उससे कम, इतना वक्त तो लग जाएगा जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट को वापस उस मुकाम पर, उस स्टेज पर आता हुआ देखेंगे जहां पर हमने उसको छोड़ा था। और ये होता हुआ हमारे सामने कितना आसान कितना मुश्किल वो हम सबको दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी के बीच में हैं। अभी फिलहाल हमारे पास इससे निजात का सीधा सीधा तो कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। तो राइट, इस हफ्ते की इस बातचीत में इतना ही, इस दिन की माफ कीजिए। और अब तक हमने बात कर ली अपनी इस खास पेशकश में रेजिडेंशियल हाउसिंग के बारे में, आज हो गया है कमर्शियल प्रॉपर्टी। आगे क्या बचता है, तो आगे हम थोड़ा एक दूसरा सेगमेंट देखेंगे, क्योंकि पिछले करीब करीब 1 दशक में काफ़ी सारे पी फंड्स ने बहुत पैसा डाला है इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, और ये तो अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ा था। तो अब कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए रेजिडेंशियल, दोनों ही इस समय दबाव में है। तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या वो निवेश छिटकेगा, हेयर कट लेगा, क्या होता हुआ दिखाई देगा हमें पी फंड्स के लेवल पर, ये हमारे अगले एपिसोड में बातचीत जारी रहेगी। तो आज हमारे दोनों मेहमानों का शुक्रिया, और आपसे मिलेंगे इजाजत, लेकिन कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ जब बात होगी रियल एस्टेट पी फंड्स पर। नमस्कार।